Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बड़ा ही मजा आएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस कैसे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको पता ही फिर क्या काम आते हैं एग्जाम से पहले पढ़ने के लिए। तो आपको क्या करना है, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रही हूँ तो एक इंपॉर्टेंट काम आपको मेरे लिए क्या करना है, लाइक कर देना है मेरे मोटिवेशन के लिए, शेयर कर दीजिए अपने क्लासमेट्स को। सो बिना टाइम वेस्ट करे भाई हम क्या करते हैं, अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा वही जो सेम हमारा जो चलता है, कैसा, वेरी शॉर्ट शॉर्ट जो और फिर लॉन्ग, ऐसे ही सेम पैटर्न चलेगा। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है हमारा, हाउ मैनी वेदास आर देयर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमारे पास कितने वेद हैं ये आपको बताना है। चलो मैं ऑप्शन देती हूँ, क्या 3 है, 4 है, 5 है या 2 है। कितने वेद हमारे पास हैं, ए बी सी या डी। आप बोलोगे मैम ये हम एमसीक्यूज कर रहे हैं क्या, ये तो हम एमआईक्यूज कर रहे हैं। बट मैं आपको वो करा रही हूँ ना, ताकि आंसर तो हमें मिलेगा ही। यहाँ पे तो हम पूरे सेंटेंस फॉर्म में पढ़ेंगे ना, ऑप्शन नहीं है ना, तो ऑप्शन मैंने दे दी। कितने हैं टोटल, 2 है क्या, 3 है या 5 है। भाई टोटल हमारे पास 4 वेद हैं। कितने वेद हैं हमारे टोटल 4 वेद हैं। और 4 वेद कौन से हमारे, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। 4 हमारे वेद हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। इन जनरल भी आपको पता होना चाहिए भाई कि कितने वेद है हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। 4 हमारे वेद होते हैं। आया समझ में, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं। चल आगे बढ़ते हैं। हु वर आर्यस। भाई जो आर्यस हैं वो कौन थे, हु वर आर्यस। आर्यस कौन थे, जिनको हम ऐसे हम आर्यंस भी बोल देते। क्या बोल देते हैं हम इनको भाई आर्यंस भी बोल देते हैं। ऐसे आर्यंस भी टर्म रहता है कि जैसे आर्यंस आए थे पहले बोलते थे, आर्यंस भी आए थे, बट बुक में जो हमारा है आर्यस हैं। तो आर्य कौन होते हैं, हु वर आर्यस। जैसे आपने वो देखते होंगे, कभी आपने माइथोलॉजिकल सीरियल देखे होंगे, महाभारत रामायण वगैरह, तो आपने सुना होगा एक टर्म आर्यपुत्र ऐसा बोलते हैं, आर्य टर्म यूज होता था। तो ये आर्य थे कौन, ये आपको बताना है। याद है हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था भाई, कौन है आर्य, आपको बताना है। जरा मुझे बता दीजिए, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि आर्य कौन थे। Sometimes the people who compose the hymns describe themselves as आर्य। भाई कभी कभी जो पीपल क्या कंपोज करते थे, हाइम्स मतलब क्या होता है, भजन। जो भजन कंपोज करने का काम करते थे, हाइम्स जो कंपोज करते थे, वो खुद को कहते थे कि हम आर्य हैं। और वो ये कहते थे, जो उनके अपोनेंट है उनको क्या कहते थे, वो आप मुझे कमेंट में बताइए। हमारा आंसर क्या है कि जो हाइम्स यानी भजन को कंपोज करने का काम करते थे ऋग्वेद में, वो खुद को आर्य कहते थे, जिनको हम आर्यंस भी बोलते हैं। आया समझ में, आगे बढ़ते हैं। मेंशन 3 इंपॉर्टेंट ऋग्वेदिक गॉड्स। 3 इंपॉर्टेंट ऋग्वेदिक गॉड्स बताने हमें। 3 हमने देखे थे, बताओ कौन से हैं, कौन से वो इंपॉर्टेंट 3 जो हैं गॉड हैं। हमने देखे थे ना, एक अग्नि, अग्नि देखे थे, अग्नि देवता देखे थे, इंद्र देवता देखे थे। याद करो, देखे थे कि नहीं देखे थे। मैं कहीं अपनी मर्जी से तो नहीं बोल रही ना, सही बोल रही हूँ ना, कि आपको लग रहा है कि मैम अपनी मर्जी से कुछ बोल रही है, ऐसा तो नहीं है। अग्नि जिनको गॉड फायर, गॉड ऑफ फायर बोलते हैं, है ना, आग के देवता जिनको बोलते हैं। इंद्र वॉरियर गॉड जिनको कहा था भाई, जो वॉर वगैरह के लिए रहते हैं, वॉरियर गॉड, ठीक है। और सोम क्या था, प्लांट यूज फॉर स्पेशल टाइप ऑफ ड्रिंक। प्लांट जो भाई यूज होता है स्पेशल टाइप की ड्रिंक के लिए, है ना। ये था हमारा सोम। तो ये हमारे क्या थे, ये हमारे 3 हम जिनको ऋग्वेदिक गॉड्स थे। कौन से थे ये इंपॉर्टेंट 3 ऋग्वेदिक गॉड थे, अग्नि, इंद्र और सोमा। अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या कह रहे हैं, अग्नि द गॉड ऑफ फायर, जैसे कि मैंने लिखा,
इंद्र, जिनको वॉरियर गॉड बोलते थे। सोमा, अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज मेड, एक ऐसा प्लांट जिससे स्पेशल टाइप की ड्रिंक बनाई जाती थी। ठीक है, आया समझ में? कोई कंफ्यूजन तो नहीं, मैंने कुछ अलग तो नहीं लिखा ना, सेम ही लिखा है ना? अप्रूव कर दिया आपने? चलो, जब अप्रूव कर ही दिया है तो भाई लाइक भी कर दो, ये अप्रूवल और दे दो कि भाई मैम हमने अप्रूव कर दिया और लाइक भी कर दिया है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। कर दिया लाइक? चलो, हु वर दासास, भाई ये जो दासा है ये कौन थे? कौन थे ये? कौन थे ये दासा? हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में भी इनका देखा था, है ना, बहुत अच्छे से हमने जाना था कि कौन है ये दासा। तो आप बताइए कि कौन है ये दासास? देखते हैं। Dasas or Dasyus were people who did not perform sacrifices and probably spoke different languages and were recognized as slaves. दास और दासियूस किसको बोलते थे? वो पीपल जो सेक्रीफाइस परफॉर्म नहीं कर पाते थे। क्यों? क्यों? इनका स्टेटस कैसा था? कम था। और प्रोबेबली स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड वर रिकॉग्नाइज एज स्लेव्स, भाई उनकी जो लैंग्वेज थी वो अलग थी। ठीक है, सेक्रीफाइस भी परफॉर्म नहीं करने दिया जाता था। इनको क्या बोलते थे? इनको स्लेव बोलते थे। जैसे दास और दासी, तो ये स्लेव मतलब ये जो राजा महाराजा क्या करते थे, इनको जीत के लाते थे, कैप्चर करके लाते थे और अपने घर के काम या जो भी काम इनको लगता है अपनी प्रॉपर्टी मान के करवाते थे। तो इनकी कंडीशन कैसी थी? लोअर थी, है ना, अच्छी कंडीशन नहीं थी सोसाइटी में। तो सोसाइटी में जब कंडीशन अच्छी नहीं, मतलब इनको स्टेटस, इनका लोअर स्टेटस माना जाता था, पुअर टाइप का, बेकार। जैसे मतलब ये है राजा महाराजा ब्राह्मण खुद को हाई स्टेटस का मानते हैं, तो वो लोग इन्हें लो स्टेटस का मानते थे। तो इसलिए सेक्रीफाइस कैसे परफॉर्म करने देते, वो भी नहीं दिया जाता था। और इनकी लैंग्वेज भी कैसी थी? अलग थी। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन तो नहीं कि कौन है दास और दासियूस? ठीक है, और इनका फेमिनाइन टर्म क्या होता है? दासी। आगे बढ़े, चलो। वॉट इज सिस्ट? सिस्ट क्या होता है? मैं अगर आपको थोड़ी सी हेल्प करूं, हमने देखा था बरियल साइट, जब हम देख रहे थे इस टाइप का, ऐसा हम देख रहे थे, ऐसे बने हुए थे, है ना, ऐसे भाई पत्थर बनाए हुए थे ताकि पता चले कि बरियल साइट है। तो ठीक है, ये तो साइट है, ये तो ठीक है, बट सिस्ट क्या था? ऐसा बोल रहे थे कि इस टाइप की बरियल्स को हम सिस्ट बोलते हैं। तो इसको सिस्ट क्यों बोलते हैं? ऐसा क्या रीज़न है इसके पीछे का सिस्ट बोल रहे हैं इसको? ये भी हमने देखा था। जल्दी जल्दी से बता दो कि क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं। ऐसा देखा था ना हमने, इस टाइप का ऐसे बैठे हैं। फिर एक होल भी था, यहाँ पे एक ऐसा होल सा बना था, याद करो, ऐसा कुछ ऐसा सा होल सा था। एग्जैक्टली मैं नहीं बना पा रही, बट ऐसा कुछ था। ऐसा था कि नहीं था? मन से तो नहीं बोल रही ना, मैं सही बोल रही हूँ ना? आपको क्या करना है? बता देना है। जल्दी जल्दी बताओ क्या था वो, देखते हैं। टाइप ऑफ मेगालिथ इज नोन एज अ सिस्ट, एक मेगालिथ टाइप है जिसको बोलते हैं सिस्ट। ठीक है, कैसी होती है? सम सिस्ट हैव पोर्ट होल्स विच कुड बी यूज्ड एन एंट्रेंस, मतलब एज एंट्रेंस। मतलब जो सिस्ट होते हैं वो मेगालिथ को क्या बोलते हैं? नोन एज सिस्ट। जो मेगालिथ होते हैं उन्हीं को सिस्ट कहा जाता है। वो किस टाइप के होते हैं? वो एक पोर्ट होल्स टाइप के उसमें रहते हैं। किसी किसी सिस्ट में पोर्ट होल्स जैसे रहेंगे, है ना, ऐसे गड्ढे से रहेंगे, यहाँ पे होल जैसा। होल का मतलब गड्ढा। ठीक है, जो किस लिए काम आता है? एंट्रेंस के लिए, कि उसके अंदर एंटर कर सके। किसको? भाई जो डेड बॉडी उनको डाला जा सके। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? आगे बढ़े, चलो। Who were slaves in the ऋग्वेदिक पीरियड? स्लेव किन्हें कहा जाता था ऋग्वेदिक पीरियड में? बताओ। अभी जस्ट हमने पढ़ा था, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था बट इसी टाइप का था। आप बताइए, वो टर्म दूसरा था, ये टर्म दूसरा है, तो किसे कहा जाता था? अब भी एक दो क्वेश्चन पहले बताया था, भूले तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। बताओ किनको बोला जाता था? हु वर स्लेव्स इन द ऋग्वेदिक पीरियड? ऋग्वेदिक टाइम में किनको स्लेव माना जाता था? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। हमने देखा था ना इनको, दसा, दासी, है ना, इनको कहा जाता था दासियूज। कहा जाता था कि नहीं कहा जाता था? देखते हैं। द टर्म दसा केम टू मीन एज स्लेव। दसा जो टर्म है उसका मतलब ही क्या होता है? जो टर्म है दास, उसका मतलब होता है स्लेव। इस टर्म का क्या मतलब होता है? इस टर्म को कहते हैं स्लेव। ठीक है, स्लेव्स वर वुमेन एंड मेन हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन वॉर। क्या कंडीशन थी भाई? ये वो मैन और वुमेन थे जिनको वॉर में जब बैटल होती थी इनको कैप्चर करके ले आया जाता था। दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर्स हु कुड मेक देम डू वॉट एवर वर्क दे वॉन्टेड। इनको क्या करते थे भाई? ओनर ये समझते थे भाई अपनी प्रॉपर्टी है, इनके साथ हम जो करें, इनसे जो भी काम कराएं, इनको क्या करना पड़ेगा? इनको वो काम करना पड़ेगा। तो ये थे स्लेव, मतलब ऐसी कंडीशन थी स्लेव की जिनको दास और दासी को क्या बोला जाता था? स्लेव। ठीक है, ऋग्वेदिक पीरियड में इनकी कंडीशन ऐसी थी कि राजा महाराजा क्या करके लाते थे भाई? इनको जीत के लाते थे। औरत आदमी, ऐसा नहीं कि आदमियों को,
औरतें भी दास रहती थी, जिनको दासी बोला जाता था। आपने देखा होगा ना महाभारत या उसमें रामायण या उसमें कि दासी पानी लाओ, दासी भेजो राजा साहब को, दासी सबको हटा दो यहाँ से, इस टाइप का आपने सुना होगा। दासी दास ये सब रहते थे, ठीक है। कंडीशन इनकी ऐसी थी। आया समझ में? मतलब जो चाहे काम इनको अपने मालिक का करना पड़ता था। आगे बढ़े, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं? चलो, What were the possible occupations of the people of इनाम गांव? क्या ऑक्यूपेशन थे जो रहते थे किनके? इनाम गांव में थे। हमने देखा था लास्ट हमारा टॉपिक था ऑक्यूपेशन इन इनाम गांव। हमने देखे थे एनिमल्स के बारे में, कौन से एनिमल्स क्या खाते थे, कौन से फ्रूट्स खाते थे, कौन से जो है हमने वो भी देखे थे, ग्रेन्स भी देखे थे, कौन सी ये सारी चीज़ें हमने इनाम गांव की देखी थी कि नहीं देखी थी? याद आ रहा है ना? गलत तो नहीं बोल रही ना मैं? चल, द पीपल एट इनाम गांव प्रोड्यूस ग्रेन्स, hunted and reared wild and domestic animals and collected varieties of fruits। क्या क्या ऑक्यूपेशन था, क्या क्या काम करते थे भाई? इनाम गांव में ग्रेन्स प्रोड्यूस करते थे, अलग अलग टाइप की ग्रेन्स देखी थी हमने, वीट, राइस, बार्ले वगैरह देखी थी, सिसम देखी थी। एनिमल को हंट करा जाता था, उनको रियर भी करते थे। एनिमल की बोन्स मिली थी जिसमें देखा था कि ऐसे कटवट थे, दैट मीन्स वो खाते होंगे एनिमल्स को, ठीक है। हमने क्या देखा था साथ में? कलेक्ट भी करते थे वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, अलग अलग टाइप के फ्रूट्स देखे थे हमने, बेरीज वगैरह देखी थी। तो क्या करते थे? बेर, आंवला, ये सब। तो ये सारे काम वहां होते थे, ठीक है। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलो, व्हाट डज अ सर्कल ऑफ स्टोन बोल्डर्स और अ सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड इंडिकेट? अगर क्या है, अगर हमें दिख रहा है कि सर्कल बने, क्या जो है स्टोन बोल्डर्स के सर्कल बने हैं, या एक सिंगल लार्ज स्टोन है, स्टैंड है, मतलब खड़ा है ग्राउंड में, क्या इंडिकेट कर रहा है वो? अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, ऐसे कोई एक स्टोन खड़ा है ग्राउंड में, ठीक है, या आपको कोई ऐसा दिख रहा है कि ऐसे बने हुए सर्कल इस टाइप के, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है बताओ? हमने पढ़ा था ना बहुत अच्छे से, ऐसा था। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? बरियल साइट। क्या इंडिकेट कर रहा है? बरियल साइट। दैट मीन्स यहाँ पे किसी को दफनाया गया है। पता चल जाता था कि अगर ऐसा दिख रहा है, हमें ऐसा पत्थर दिख रहा है, ये इस टाइप के स्टोन ऐसे सर्कुलर स्टाइल में से रखे हुए हैं, दैट मीन्स किसी की डेड बॉडी यहाँ पे बरी करके यानी दफना के रखी हुई है। द सर्कल ऑफ स्टोन बोल्डर्स और अ सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड इंडिकेट दैट देयर आर बरियल बीनीथ, मतलब नीचे जमीन पे यहाँ पे भाई किसी को दफनाया गया है, बीनीथ यानी नीचे, ठीक है। चलो, राइट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्सेस ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड। क्या बताना है हमें? इंपॉर्टेंस बतानी है भाई घोड़ों की ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड। ऋग्वेदिक पीरियड के टाइम पे भाई घोड़ों की क्या इंपॉर्टेंस थी, ये बताइए। राइट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्सेस ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड। जल्दी जल्दी से। हमने देखा था ना कि जब वो कॉन्वर्सेशन हो रहा था, जो डायलॉग एक एक्सचेंज हो रहे थे ब्यास सतलज में, है ना, किसके कौन कर रहे थे? विश्वामित्र। तो हमें पता चला था कि भाई इस एनिमल की इंपॉर्टेंस है, एक काऊ एक हॉर्स की। हमने ये भी देखा था हॉर्स किस लिए यूज हो रहे हैं? चैरियट में, है ना, कि रथ में यूज हो रहे हैं, फिर उसके बाद वॉर वगैरह हो रहे हैं, याद करो। Horses were yoked to chariots that were used in battles which were fought to capture people, cattle, land and water। हॉर्स को यानी घोड़े को क्या किया जाता था? जैसे रथ में से लगा दिया जाता था और रथ से बांध दिया जाता था, फिर बैटल में लड़ने के लिए जाया जाता था। किस लिए लड़ते थे बैटल? शौक से। शौक से बस लड़ना है, घोड़े की सवारी करनी नहीं, इसलिए ताकि कैप्चर करें पीपल को, कैटल को, लैंड और वाटर को। तो इन पर्पज से भाई जो घोड़े हैं बहुत यूजफुल या काम आते थे। आया समझ में? आगे बढ़े। अच्छा, ओके, बढ़ जाते हैं। वॉट आर मेघालिथ्स? ये मेघालिथ्स क्या होते हैं? मेघा, मेघा किसी का नाम मत ले लेना कि मेघा नहीं, मेघा। क्या होते हैं मेघालिथ्स? बताओ। मेघा, बड़ा, बहुत बड़ा, बड़े पत्थर, याद आया? The big stones or the stone boulders are known as megaliths, which were carefully arranged by people and were used to mark burial sites। क्या है मेगालिथ्स? भाई मेगालिथ्स इनको बोलते हैं जो बड़े स्टोन्स होते हैं और जो स्टोन बोल्डर्स होते हैं, अच्छे बड़े बड़े स्टोन्स, किस लिए यूज होते हैं? विच वर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल और यूज टू मार्क बरियल साइट, जिनको पीपल क्या करते थे? प्रॉपर अरेंज करते थे और बरियल साइट को मार्क करने के लिए कि भाई ये बरियल साइट है, यहाँ पे किसी को दफनाया जाएगा, उसमें यूज किए जाते हैं। आया समझ में? आगे बढ़े। चलो, अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन एक और क्या है? Who composed hymns of the Rig Veda and what are its characteristics?
किसने, कौन भाई कंपोज करता था ऋग्वेदा के हाइम्स, और उनके उसके क्या बताने, कैरेक्टरिस्टिक्स बताने, क्या खास था ये हमें बताना है। रेडी करें, देखें, हमने देखा था ना हाइम्स वगैरह जो भजन बोलते हैं। द हाइम्स ऑफ द ऋग्वेदा वर कंपोज बाय सेजेस। जो हाइम्स थे ऋग्वेदा को, उसको कौन कंपोज करता था, किसके द्वारा कंपोज हो जाते थे, ऋग्वेद, सेजेस यानी ऋषिस के द्वारा, ऋषि मुनि। प्रीस्ट taught student to recite and memorize each syllable, word and sentence bit by bit with great care. Most of the hymns were composed, taught and learned by men. A few were composed by women. जो क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई जो प्रीस्ट है, मतलब बेसिकली जो हाइम्स है यानी भजन है, उनको कौन कंपोज करता था, ऋषि मुनि उनको कंपोज करते थे। प्रीस्ट क्या करते थे, उनको स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, ठीक है। और जो ज़्यादातर जो हाइम्स थे वो क्या करते थे, मैन ही करते थे, पढ़ाते थे, कंपोज करते थे और खुद भी लर्न करते थे। वुमेन क्या थी, बहुत ही कम जो वुमेन्स थी जो इसको हाइम्स को बनाने का काम करती थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैन करते थे। तो ये सब क्या बता रहे, कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, हमारे जो है हाइम्स की, कि ऋषिज ने कंपोज करा था, उसके वर्ड टू वर्ड एक एक चीज़ क्या करी जाती थी, रिसाइट करी जाती थी बेसिकली। तो ऐसे ही जैसे मैंने पढ़ी, मैंने अपने स्टूडेंट को पढ़ाई, रिसाइट करवाई, फिर उसने अपने स्टूडेंट को, तो ऐसी जनरेशन टू जनरेशन पास की जाती थी, जिसमें लिखा है कि कंपोज करते थे मैन और कुछ उसमें से वुमेन भी करती थी। आया समझ में? फटाफट से लाइक कर दो, फिर हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लाइक कर दो फटाफट से, चलो। क्वेश्चन नंबर 12, लिस्ट सम ऑफ द कॉमन फीचर्स ऑफ ऑल दी बरियल्स। हमने बहुत सारे बरियल्स देखे भाई, बहुत अच्छे से पढ़ा कि उनके क्या क्या उनके बारे में था, अलग अलग टाइप से कैसे भाई उनके साथ चीज़ें रखी जाती थी, ऑब्जेक्ट्स रखे जाते थे, बहुत सारी चीज़ें हमने क्या करी है, हमने पढ़ी है, देखी है, जानी है, समझी है ना, कुछ अलग तो नहीं है ना। चैप्टर में बहुत अच्छे से हमने पढ़ा हुआ है कि क्या क्या किसी के साथ ऑर्नामेंट्स रखे, हमने स्ट्रक्चर देखे। तो बेसिकली इसमें पूछा है कि कुछ कॉमन फीचर बताने हैं सारे बरियल्स के। तो देखते हैं क्या क्या भाई फीचर्स हैं। The burials have some common features as the dead were buried with distinctive pots which are called black and red ware. जो डेड है, जो मृत पर्सन रहते थे, जिनकी डेथ हो जाती थी, उनको किनके साथ बरी किया जाता था, उनको बरी किया जाता था ब्लैक और रेड वेयर पॉट के साथ, है ना। हमने देखा था ना कि उनके साथ पॉट रखा जाता है, वो भी कैसा डिस्टिंक्टिव, एक अलग ही डिजाइन का, अलग ही टाइप का, जैसे ब्लैक एंड रेड वेयर, ठीक है। Moreover, tools and weapons of iron and sometimes skeletons of horses, horse equipment and ornaments of stone and gold are found in these burials. कई बार तो ऐसा होता है, टूल्स, moreover tools and weapons of iron and sometimes, जैसे टूल्स भी रखे जाते थे, टूल्स हो गए, टूल्स में क्या वेपन्स वगैरह हो गए, वेपन्स किसके, आयरन के यानी लोहे के, बोन्स भी मिल जाती थी, स्केलेटन भी मिल जाता था, तो स्केलेटन ऑफ हॉर्सेस है ना, घोड़े की हड्डियां, हॉर्स के इक्विपमेंट जो घोड़े की नाल वगैरह जो भी चीजें रहती हैं हॉर्स के इक्विपमेंट, वो मिल जाते थे। एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड, ऑर्नामेंट्स किसके, गहने किसके भाई, गोल्ड से बने हुए और पत्थर से बने हुए, ठीक है, आर फाउंड इन दीज बरियल्स। ये कॉमन चीजें जो इन बरियल्स में देखने को मिलती थी। क्या क्या मिलता था भाई, डिस्टिंक्टिव टाइप के पॉट्स मिलते थे जो ब्लैक एंड रेड कलर के होते थे, ब्लैक एंड रेड वेयर, ओके। चीजें क्या मिलती थी, जैसे टूल्स इक्विपमेंट्स में क्या हो गए, वेपन किसके हो गए, वेपन हमें आयरन के मिलते थे, हमें ऑर्नामेंट्स भी मिलते थे, तो गोल्ड एंड किसके मिलते थे, स्टोन के मिलते थे, बोन्स भी मिलती थी लाइक स्केलेटन ऑफ हॉर्सेस और इक्विपमेंट ऑफ हॉर्सेस। आया समझ में? क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े, चलो। हाउ डिड द पीपल ऑफ इनाम गांव डिस्पोज ऑफ देयर डेड। जो थे भाई इनाम गांव के पीपल, जो इनाम गांव हमने पढ़ा था ना इनाम गांव के बारे में, है ना, ऑक्यूपेशन भी देखा था कि क्या क्या खाते पीते, देखा था कि नहीं देखा था, है ना, याद है कि भूल गए। अब बताओगे हाउ डिड द पीपल ऑफ इनाम गांव डिस्पोज देयर डेड, मतलब इनाम गांव में क्या कैसा जो अपनाते थे, तरीका कौन सा था, किस तरीके से जो डेड पर्सन है उसको बरी करते थे। याद है, हमने पढ़ा था, याद करो फटाफट से, कुछ याद आ रहा हो तो जल्दी जल्दी से याद कर लो, हमने पढ़ा था। चलो, द पीपल ऑफ इनाम गांव डिस्पोज्ड ऑफ देयर डेड in Inam Gaon, adults were generally buried in the ground, led out straight with the head towards the north. ये हमने देखा था कैसे बरी करा जाता था जो adults थे। adult मतलब कौन होते, 18 और 18+। adults were generally buried in the ground, भाई है ना, उन्हें ग्राउंड में बरी किया जाता था, दफनाया जाता था। straight रखा जाता था उन्हें, led out straight,
विद द हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ, और हेड कैसा रहता था उनका, जो सर कैसा होना चाहिए, नॉर्थ साइड। नॉर्थ डायरेक्शन पता है ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है ना, यही होता है ना, कुछ अलग तो नहीं होता कि नॉर्थ यहाँ होता हो, इस साइड होता हो, गलत तो नहीं बोल रही, सही है ना, ठीक है। Some burials were within the houses and vessels that probably contained food and water were placed with the dead. कुछ burials जैसे जिनमें मतलब जो हाउसेस में मतलब घर के अंदर ही दफना दिया जाता था और उनके पास पॉट्स रख दिए जाते थे। वो पॉट क्या कंटेन करते थे, जैसे वो पॉट फूड है ना और वाटर वगैरह कंटेन करने के काम आते होंगे, रखने के काम आते होंगे, तो वही पॉट साथ में रख दिए जाते होंगे कि भाई ठीक है इनको यहाँ दफनाया गया है, साथ में रख दिया गया है। Some burials were within the houses घर के अंदर, and vessels that probably contained food and water were placed with dead. कुछ burials हाउसेस के अंदर ही रखा जाता है और वेसल कैसा कंटेनर जिसमें फूड और वाटर रखा जाता है उसको डेड पर्सन के साथ रखा जाता था। ठीक है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, मतलब क्या अलग तरीका ये लोग अपनाते थे। ओके, इन द courtyard of a 5-room house which was in the center of the settlement, one man was found buried in a large 4-legged clay jar. अब एक घर ऐसा मिला, अच्छा बड़ा सा घर था, वो सेटलमेंट मतलब शहर के लगभग बीचों बीच में ऐसे था, वहां अच्छा बड़ा सा घर था, 5 रूम का घर। अभी भी हमें लगता है ना 5 रूम 4 रूम का हमारा घर है, तो वो भी हमें लगता है हाँ अच्छा मतलब ठीक है बड़ा है, तो उस टाइम के हिसाब से तो अच्छा बड़ा लगता होगा। Which was in the center of the settlement, one man was found. एक आदमी कैसा मिला, buried in a large 4-legged clay jar. बड़े से क्ले जार में, मतलब कैसे 4 लेग वाले क्ले जार में वहां पे इसको दफनाया हुआ मिला, मतलब घर के अंदर ऐसे बीच में से दफना दिया गया। The body was placed in the cross leg position, और बॉडी कैसी मिली थी, जैसे आड़े टेढ़े मोड़े पैर के साथ थोड़ी सी क्रॉस लेग है ना, इस टाइप की। तो ये सब देखने को मिला कहाँ पे, इनाम गांव में। क्या देखा हमने इनाम गांव में कि डेड बॉडी को कैसे, जैसे घर के अंदर ही दफना दिया गया था, तो उसके साथ डिस्टिंक्टिव टाइप के पॉट रख दिए गए थे, मतलब पॉट कैसे रखे थे, सॉरी वेसल कैसे रखे थे, जिसमें फूड एंड वाटर कंटेन किया जाता था। हमने और क्या देखा, ऐसे रखते थे कि बिल्कुल बॉडी स्ट्रेट रहे और जो हेड है वो नॉर्थ साइड रहे। हमने ये भी देखा कि एक बड़े से घर में भी ये मिला, एक बॉडी मिली जो मतलब बीच में बिल्कुल बरी करके रखी हुई थी, दफना के रखी हुई थी। ठीक है, और वो कैसी पोजीशन में थी, क्रॉस लेग पोजीशन, जैसे आड़े टेढ़े थोड़े मुड़े हुए पैर। आया समझ में, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। चल, there was some difference in status and amongst the people who were buried. Discuss. यहाँ बोल रहे हैं कि भाई कुछ तो स्टेटस में क्या था, डिफरेंस था। हमें पता चला था ना, हम बोल रहे थे अरे इसके साथ इतनी सारी बीड्स मिली हैं, बैंगल्स मिले हैं, तो इनका स्टेटस मतलब हाई हो सकता है। किसी के साथ हमें सिर्फ पॉट्स मिले हैं तो यानी लोअर स्टेटस के होंगे, ऐसा कुछ हमने स्टेटस देखा था ना। तो देयर वॉज सम डिफरेंस इन स्टेटस अमंग द पीपल हु वर बरिड, मतलब जो लोगों को दफनाया जाता था जब उनकी डेथ हो जाती थी, तो हमें ये चीजें देख के समझ में है कि हाँ उनके स्टेटस में कुछ फर्क है, कोई रिच है तो कोई पुअर है, कोई भाई लीडर है तो कोई फॉलोअर है, ये हमने देखा था। ठीक है, चल। द फॉलोइंग एविडेंसेस ऑफ बरियल सजेस्ट some differences in status among the people. कुछ बरियल्स को अगर देखा जाए तो हमें उसको देख के समझ में आएगा कि भाई हाँ इनके स्टेटस में डिफरेंस था। इन ब्रह्मगिरी, और ये कहाँ मिला था, कहाँ देखा था हमने, ब्रह्मगिरी में। हमने 2 साइड देखी थी ना, 2 साइड देखी थी कि नहीं देखी थी। तो इन ब्रह्मगिरी one skeleton was buried with 33 gold beads, 2 stone beads, 4 copper bangles and 1 conch shell, while other skeletons had only a few pots. See the difference. यहाँ पे बैंगल्स हैं, बीड्स हैं, शेल है, कितनी अच्छी कितनी सारी चीजें हैं, और यहाँ पे सिर्फ क्या है, यहाँ पे सिर्फ है पॉट्स। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं। आया समझ में, यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे स्केलेटन के साथ 33 गोल्ड बीड्स हैं, 2 स्टोन बीड्स हैं, कॉपर बैंगल भी हैं और कॉर्न सेल भी हैं। बट जो दूसरी हैं उनके पास क्या है, वाइल अदर स्केलेटन हैड ओनली फ्यू पॉट, जो अदर स्केलेटन है उसके पास सिर्फ कुछ पॉट है। क्या दिखा रहा है, कुछ दिखा रहा है ना। और हम ये क्यों बोल रहे हैं स्टेटस, क्योंकि ये आर्कियोलॉजिस्ट ही मानते थे कि जो भी ऑब्जेक्ट इन जो डेड पर्सन के साथ मिल रहे हैं, दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट्स ये डेड पर्सन को बिलोंग करते हैं, इसीलिए ऑब्जेक्ट इनके साथ रखे जाते हैं। आया समझ में, ओके। आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड मोर ऑब्जेक्ट इन वन ग्रेव देन इन अनदर।
कई बार तो आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसा भी मिलता था जैसे किसी ऑब्जेक्ट मतलब किसी डेड पर्सन के पास ज्यादा ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, किसी के पास कम रखे हैं या एक आध रखे हैं, जैसे किसी के पास होगा जैसे इतनी सारी चीजें इनके पास यही देख लो, बीड्स भी है, बैंगल्स भी है, शेल भी है, यहाँ पे सिर्फ पॉट्स हैं, कुछ और वेराइटी नहीं है, सिर्फ पॉट्स हैं। आया समझ में? Archaeologists found more objects in one grave than in another. Such uneven pattern of burials suggests that there was some difference in status among the people who were buried. इससे समझ में आता है कि भाई हाँ, इनके स्टेटस में डिफरेंस होगा, भाई जिनको दफनाया जाता होगा डेफिनेटली इनके बीच के इनके जो स्टेटस है उसमें डिफरेंस होगा। अंडरस्टूड है ना? जब हम कह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट इनको बिलोंग करते हैं, इनकी संपत्ति है, इनकी प्रॉपर्टी, इनकी चीजें हैं, जैसे हम बोलते हैं ना मेरी चीज है, तो ऐसे ही भाई इनकी चीजें हैं, किसी के पास बहुत ज्यादा है, किसी के पास कम है, दैट मीन्स स्टेटस समझ में आ रहा है। ठीक है? सम वर रिच, अदर पुअर, सम चीफ्स, अदर्स फॉलोअर्स, मतलब कुछ रिच होंगे, कुछ पुअर होंगे, कुछ चीफ होंगे तो कुछ फॉलोअर होंगे। तो इससे क्या दिखता है? इससे हमें समझ में आता है भाई इनके बारे में कि इनका स्टेटस। आया समझ में? आगे बढ़े, चल। What did the people at इनाम गांव eat? भाई जो पीपल है किसके? इनाम गांव के, वो क्या खाते हैं, है ना? वो क्या खाते हैं? इनाम गांव के जो पीपल है वो क्या खाते हैं देखते हैं। हमने देखा था ना, हमें बोन्स भी मिली थी एनिमल्स की, कट वगैरह उसमें लगे थे, दैट मीन्स खाते होंगे उनको। हमने देखा था कि बहुत सारी ग्रेन्स थी, सिसम और भी व्हीट, राइस, ये बार्ले, ये सब हमने देखी थी। फिर हमने अगर फ्रूट्स की बात करें तो बेरीज, आंवला, बेर, ये सब हमने देखा था। याद करो, खट्टा खट्टा मुंह हो गया बेर आंवला सुन के, है ना? चल। The people at Inamgaon ate grains like barley, wheat, rice, pulses, millets, peas and sesame. जो people है इनामगांव के, वो क्या खाते थे? वो खाते थे wheat, rice, pulses, millets, peas और sesame, है ना? barley, wheat, rice, pulses, millets, peas and sesame है। Bones of number of animals, many bearing cut marks that show they may have been used as food, have also been found. मैंने बताया ना कि एनिमल की बोन्स भी मिली थी, जिसमें क्या दिखे थे? एनिमल के बोन्स में कुछ कट दिखे थे, तो दैट मीन्स भाई उनको भाई ऐसा तो है नहीं कि पूरा एनिमल ऐसे पकड़ के खा लिया, उसको पार्ट्स में, उसको पीसेस में काटे होंगे इस तरीके से, तो भाई खाते थे। तो पता चला उनके बोन्स में कट दिखे कि भाई हाँ, ये जो है ये एनिमल्स को भी खाया जाता था। These include cattle, buffalo, goat, sheep, dog, horse, ass, pig, sambar, spotted deer, black buck, antelope, hare and mongoose, besides birds, crocodile, turtle, crab and fish। मतलब इतनी सारी चीजें खाते थे। ठीक है? इतने सारे जो मैंने नेम्स लिए, ये सब क्या करते थे? ये सब वो लोग खाते थे। आया समझ में? आया समझ में कि नहीं आया? कहाँ के लोग भाई, कहाँ की बात कर रहे हैं हम? ये बात कहाँ की कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं इनाम गांव की। There is evidences that fruits such as bear, amla, jamun, dates and a variety of berries were consumed by people. इतनी variety of things that they used to eat, है ना? मतलब इतनी variety of चीजें वो खाते थे। ठीक है? आया समझ में? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? देखो यहाँ पे अनाज खा लिया, यहाँ पे भाई खाने मीट वगैरह खाने की चीजें चल रही, यहाँ पे फ्रूट्स खाने की चीजें चल रही। अच्छा, ऐसा हमने ये देख के समझ में आ रहा है ना आपको कि एक जैसा नहीं खा रहे। जैसे हम खाते ना आजकल अलग अलग टाइप की चीजें, बस फास्ट फूड नहीं है, पिज्जा वगैरह बर्गर नहीं है, दैट्स ओके, वो आज है, हम आज खा रहे हैं, इनके टाइम पे नहीं है, बट इनके हिसाब से यही पिज्जा बर्गर है। इतनी सारी चीजें, इतने एनिमल्स हैं, है ना? इतनी सारी जो है ग्रेन्स हैं, है ना? फ्रूट्स हैं, तो यानी वेराइटी ऑफ थिंग्स दे यूज टू ईट। आया समझ में? आगे बढ़े, चल। What do you mean by Indo-European languages? Indo-European languages से आप क्या समझते हो? हम क्या कहते हैं इन्हें? फैमिली। भाई फैमिली क्यों कहते हैं? Because of क्योंकि इसमें कॉमन वर्ड्स यूज होते हैं, मतलब इनके जो वर्ड्स हैं लगभग कुछ कुछ सिमिलर होते हैं, कॉमन होते हैं, तो हम इन्हें क्या कहते हैं? फैमिली है, इंडो यूरोपियन फैमिली है। तो इससे आप क्या समझते हैं हमको बताना है। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या संस्कृत इंडो यूरोपियन फैमिली है?
इंग्लिश इंडो यूरोपियन फैमिली है? बताओ फटाफट से बताओ, संस्कृत एंड इंग्लिश इंडो यूरोपियन फैमिली है कि नहीं है, मुझे कमेंट में बताओ। और एक और है, मैं बोल देती हूँ, तमिल और तेलुगु, क्या ये भी इंडो यूरोपियन फैमिली है या नहीं है, आपको कमेंट में बताना है। कृपया से उत्तर दें, जल्दी बताओ, जब तक हम आंसर देखते हैं। ओके, संस्कृत इज पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज इंडो यूरोपियन. Some Indian languages such as Assamese, Gujarati, Hindi, Kashmiri and Sindhi and many European languages such as English, French, German, Greek, Italian and Spanish belong to this family. They are called the family because they originally had words in common. For example, the words Matra, Sanskrit, Ma, Hindi and Mother English had the word Ma in common. अभी हमें पूछ रहे हैं इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस से आप क्या समझते हैं, तो इतनी सारी ये जो चीजें हैं ये क्या है, ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस है। ये जो लैंग्वेजेस आप देख रहे हैं यही तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। क्या कह रहे हैं, अगर हम बात करें हमारी संस्कृत की, तो संस्कृत क्या है, किस लैंग्वेज का पार्ट है, संस्कृत इंडो यूरोपियन फैमिली का पार्ट है। क्यों है संस्कृत इंडो यूरोपियन फैमिली का पार्ट? सम इंडियन लैंग्वेजेस सच एज, और भी इंडियन लैंग्वेजेस, चलो ये भी समझेंगे अभी, जैसे आसमीज हो गई, गुजराती हो गई, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी एंड मैनी, और भी यूरोपियन लैंग्वेज। कौन यूरोपियन लैंग्वेज में कौन सी है कि ये इंडियन लैंग्वेजेस है जो हमने देखी, गुजराती, आसमी, हिंदी, कश्मीरी, भाई इंडिया के स्टेट से इंडियन लैंग्वेजेस है। अब बात करें यूरोपियन लैंग्वेजेस की, जैसे इंग्लिश हो गई, फ्रेंच हो गई, जर्मन हो गई, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश बिलोंग टू द फैमिली। बट ये फैमिली क्यों कहलाते हैं, मैंने आपको बताया ना, ये फैमिली इसीलिए कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड अ फैमिली बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन, क्योंकि ओरिजिनली जो इनके वर्ड्स हैं वो कॉमन है, इसीलिए इन्हें फैमिली कहा जाता है। यही तो हम बता रहे कि इंडो यूरोपियन फैमिली क्या है, जैसे इंडियन लैंग्वेज हो या यूरोपियन लैंग्वेज हो, ये फैमिली इसीलिए है, इंडो यूरोपियन इसलिए है क्योंकि इंडो यूरोपियन कैसे मिली, इंडियन लैंग्वेजेस, इंडियन और यूरोप को मिला के, इंडिया और यूरोप को मिला के इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बन गई। क्यों है ये साथ में, हम तो कह रहे हैं कि कहाँ संस्कृत, कहाँ हिंदी, कहाँ इंग्लिश, कहाँ अलग ही लैंग्वेज है, ये कहाँ से आसमीज वगैरह इटालियन स्पेनिश से मैच हो रही है, कैसे मैच हो रही है, ऐसा इसलिए क्योंकि इनके जो वर्ड्स हैं कॉमन है, इनके जो ओरिजिनल वर्ड हैं वो कॉमन है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल द वर्ड्स मात्र, अगर हम मात्र वर्ड देखें तो मात्र में MA जो संस्कृत में आ रहा है, मात्र मतलब संस्कृत होता है ना, मात्र वर्ड जो है संस्कृत में होता है, मात्र वर्ड संस्कृत में होता है, माँ हिंदी में होता है और मदर वर्ड इंग्लिश में होता है। हैड द वर्ड माँ इन कॉमन, इनका वर्ड क्या है, जो माँ वर्ड है इनमें क्या है, इनका जो माँ वर्ड है वो कैसा है, कॉमन है। आया समझ में, ये जो माँ वर्ड है इनमें कैसा है, इसमें कॉमन है, तो इसीलिए ये फैमिली है। अब समझ में आया, हमसे क्या पूछा है कि इंडो यूरोपियन फैमिली से आप क्या समझते हैं, तो हम ये समझते हैं कि जो इंडियन लैंग्वेजेस है और जो यूरोपियन लैंग्वेजेस है इनके जो वर्ड्स कॉमन है ओरिजिनली, तो ये फैमिली बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमने देख लिया मात्र, मदर और माँ का। आया समझ में? अच्छा, समझ में आ गया है तो भाई लाइक करो, फटाफट से लाइक कर दो, जल्दी जल्दी से, बिल्कुल हाथों की रफ्तार को बढ़ाओ और फटाफट से लाइक कर दो। आगे बढ़ते हैं, चल। Did you know that we have a set of the Vedas? What are the Vedas? ये क्वेश्चन पूछा था ना मेरी से सर ने कि भाई तुम्हें पता है, क्या पूछा था कि डिड यू नो दैट वी हैव अ सेट ऑफ वेदास, व्हाट आर द वेदास, वेदास होते क्या है, ये हमसे ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था ना भाई, तो आपको बताना है ये वेदास होता क्या है, जिनके बारे में ये बातचीत चल रही है। ठीक है, देखते हैं। यस आई नो दैट वी हैव अ सेट ऑफ द वेदास, ये हमसे क्वेश्चन था कि भाई डिड यू नो दैट वी हैव अ वेदास, क्या आपको पता है हमें हमारे पास वेदास है, हमारे वेद है। अब तो आपको पता चल गया होगा क्योंकि आप चैप्टर पढ़ रहे हैं मेरे साथ, तो इसका मतलब अब आपको पता है, तो अब आपको पता है तो आपकी तरफ से ये आंसर मेरा है। ठीक है, यस आई नो दैट वी हैव अ सेट ऑफ द वेदास, हाँ मुझे पता है कि हमारे पास वेदास के सेट है। देयर आर 4 वेदास, कितने वेद हैं हमारे पास, अभी के अभी मेरे साथ कमेंट में लिखो हमारे पास कितने वेद हैं, हमारे पास 4 वेद है। Yes, I know that we have a set of Vedas. There are 4 Vedas. कौन से हैं वो 4 वेद, कौन से हैं वो 4 वेद, एक है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है हमारा अथर्ववेद। ये हमारे क्या हैं,
ये हमारे वेद हैं। क्या है ये हमारे वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। The Vedas are a large body of text originating in ancient India, composed in Vedic Sanskrit. The texts constitute the oldest layer of Sanskrit literature and the oldest scriptures of Hinduism. जो वेदा है, जो वेद्स हैं, वो क्या है, लार्ज बॉडी ऑफ टेक्स्ट है, मतलब उनमें क्या है, काफी सारे टेक्स्ट लिखे रहते हैं एंशिएंट इंडिया के बारे में, बहुत सारी जानकारी उनमें मिलेगी। कंपोज इन वैदिक संस्कृत, और ये कंपोज कैसी हुई है, वैदिक संस्कृत में। हमने देखा था ना कि वैदिक संस्कृत और आज की जो संस्कृत स्कूल में पढ़ाई जाती है, जो हम पढ़ते हैं, उसमें डिफरेंस है, ये हमने चैप्टर में देखा था। The text constitutes the oldest layer of Sanskrit literature and the oldest scripture of Hinduism, है ना, इसमें हिंदुइज्म के बारे में, है ना, जो स्क्रिप्चर्स है हमारी जानकारी के बारे में, काफी सारी चीजें इसमें मेंशन है। आया समझ में, आया समझ में कि नहीं आया? आगे बढ़े। What does the ऋग्वेद tell about battles? भाई ऋग्वेद जो है वो बैटल्स के बारे में हमें क्या बताता है? जो ऋग्वेद है वो हमें बैटल के बारे में क्या बताता है, जरा बताना। हमने बैटल का पढ़ा था ना, कुछ बैटल का हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पहले तो ये बताओ, कहीं मैं मन से तो नहीं बोल रही, पढ़ा था ना हमने बैटल का। तो आप बताइए बैटल के बारे में हमारा जो ऋग्वेद है वो क्या बताता है, देखते हैं। From the Rigved we know that there was no regular army at that time. There was no regular army at that time, मतलब बता रहे हैं कि हमें ये पता था कि उस वक्त ऐसी कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी। याद करो, हमने देखा था कि जो राजा महाराजा, वैसे राजा महाराजा नहीं थे जो हमने बाद के टाइम पे अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, वैसे राजा महाराजा नहीं थे, मतलब ऐसे कुछ चीफ या किंग होते थे जिनका महल होते हैं, आर्मी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं था, जो टैक्स लगाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था, और इनके पास रेगुलर आर्मी भी नहीं थी। There were assemblies where people met and discussed matters of war and peace. हाँ, असेंबली जरूर होती थी, डिस्कशन, एक ग्रुप बैठते होंगे, बातें करते होंगे कि अरे यहाँ अटैक करना है, यहाँ से ये चाहिए, है ना, कैटल। और लड़ाई किस चीज के लिए होती थी, वॉर किन किन चीजों के लिए होता था? वॉर जैसे हमने देखा था कैटल के लिए होता था, ठीक है, वाटर के लिए होता था, लैंड के लिए होता था, वेल्थ के लिए होता था, पीपल के लिए भी होता था। पीपल को मतलब लोगों को कैप्चर करने के लिए, ताकि भाई स्लेव बना सके, ठीक है। तो इन कुछ रीजंस के कारण हम देखते थे बैटल होता था। आया समझ में? इसीलिए असेंबली में बातें होती होगी ना कि मानो अरे हमें ये लैंड चाहिए, लैंड हड़पना है, मतलब वो राजा से वो जो दूसरे जो हैं उनका लैंड चाहिए, बड़ा अच्छा है, बड़ा उपजाऊ है, जो भी हमारे काम आ रहा है, तो डिस्कशन होता होगा कैसे क्या करना है। तो देयर वर असेंबली जरूर होती थी। There were assemblies where people met and discussed matters of war and peace. वहाँ असेंबली जरूर होती थी जहाँ पे मतलब वॉर एंड पीस की जो भी भाई शांति कैसे बनाए रखनी है हमारे एरिया में, हमारी जगह पे, है ना, वॉर वगैरह कैसे करना है, ये सारी चीजों की असेंबली जरूर होती थी, बट रेगुलर आर्मी नहीं थी। मोस्ट मेन टुक पार्ट इन द बैटल। भाई मेन जो आदमी लोग थे वो क्या करते थे, बैटल में भाई पार्ट लेने का काम करते थे शुरू से ही। They choose leader who were brave and skillful warriors. लीडर किन्हें चुनते थे भाई? जो ऑब्वियसली लीडर उसी को चुनेंगे ना, जो ब्रेव होगा, जो हिम्मत वाला होगा, जो क्या होगा, स्किलफुल वॉरियर होगा। आया समझ में? आया समझ में कि नहीं आया? ऐसे ही किसी को थोड़ी बना देंगे लीडर। लीडर्स यूज हॉर्स chariot in the battlefield. Battles were usually fought for land and water. जैसे यूजुअली देखा जाए तो बैटल किस लिए होती थी, जैसे यूजुअली लैंड एंड वाटर के लिए, ठीक है। लीडर्स यूज हॉर्स, भाई लीडर क्या कैसे लड़ेंगे भाई? लीडर्स जो है चैरियट में बैठेंगे, मतलब रथ में बैठेंगे ना, तभी तो बैटल फील्ड में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो बैटल फील्ड में जाते थे, ठीक है, रथ वगैरह में कैसे रथ वगैरह में बैटल फील्ड में लड़ने के लिए जाते थे, मतलब युद्ध का मैदान जिसे बैटल फील्ड बोलते हैं, वहां पे युद्ध करने जाते थे। किस में बैठ के? चैरियट यानी घोड़े के रथ में। ओके, यूजुअली किन चीजों के लिए लड़ाई होती थी? यूजुअली जो लड़ाई होती थी वो लैंड और वाटर के लिए होती थी। Sometimes battles were also fought for cattle and people. Capturing people, the rajas made them as dasas, slaves. अब कई बार तो क्या होता था, कई बार जो बैटल होती थी, sometimes battles were also fought for cattle and people. कई बार cattle और people के लिए भी भाई हो जाती थी लड़ाई। और capturing people, कैप्चरिंग पीपल द राजास मेड देम एज दास और स्लेव्स। मतलब जो जो मैंने लिखवाया सब यहाँ है कि हम देख रहे हैं लैंड एंड वाटर, भाई हाँ लैंड एंड वाटर हो गया। देन बाद में क्या कह रहे हैं? देन बाद में कह रहे हैं कि बैटल जो कैटल वगैरह के लिए भी होती थी, ठीक है भाई, उसके बाद पीपल के लिए भी होती थी, ठीक है भाई, कई बार वेल्थ के लिए भी हो जाती थी, पैसा भी चाहिए रहता है ना।
और वो पैसा हमने देखा था क्या क्या करते थे, जैसे पैसा कुछ खुद के लिए रख रहे हैं, मतलब कामों के लिए रख रहे हैं, कुछ ब्राह्मण को दे रहे हैं, कुछ लोगों में बांट दे रहे हैं, ये सारी चीजें हमने देखी थी। तो ये क्या बता रहे हैं भाई, ऋग्वेद में बैटल्स के बारे में क्या बताया, तो ये सब हमें बताया कि किस कैसे रेगुलर आर्मीज नहीं होती थी, वॉरियर कैसे स्किलफुल वॉरियर को ही लीडर बनाया जाता था जो ब्रेव हो। हर किसी को तो अपना सरदार कोई नहीं बनाएगा ना। लड़ाई किसमें होती थी, हॉर्स चैरियट, मतलब भाई जो घोड़े के रथ में जाते थे लड़ाई वगैरह बैटल करने। यूजुअली किन चीजों के लिए होती थी, कैटल, लैंड, वाटर, पीपल, जिनको स्लेव बना लिया जाता था। आया समझ में, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़े। चल क्वेश्चन नंबर 19, What were the silent sentinels behind the story of the megaliths? Silent sentinels, ये क्या होते हैं silent sentinels, है ना, साइलेंट, खामोश प्रहरी। इसका मतलब क्या होता है, मैंने बताया ना, पहरेदार, प्रहरी, भाई जो हमें गार्ड करते हैं, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, प्रहरी, उनकी बात हो रही है। तो ये साइलेंट प्रहरियों के बारे में हमने क्या करना है, हमें बताना है कि क्या है। ये सारा हमने पढ़ा है, ये पूरा हमारा टॉपिक ही था। ये मत सोचना कि मैम ये क्या आ गया, पूरा एक सेशन था इस पे। ओके, इफ यू रिमेंबर, नहीं आपको रिमेंबर होना ही चाहिए ना, मैंने पढ़ाया है भाई। और जिसने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में पूरे आपको टॉपिक वाइज सेशंस मिल जाएंगे, आप वो देखिए, फिर आएंगे तो समझ में आएगा कि हाँ ये मैम ने पढ़ाया है। ओके, चलो। The silent sentinels behind the story of the megaliths were as follows। भाई ये इस तरीके से है, देखते हैं। The big stones or the stone boulders are known as megaliths, which were carefully arranged by people and were used to mark burial site। क्या यूज होते थे, इस तरीके का था ना, कुछ याद करो, ऐसा था। मैंने टेढ़ा ही बना दिया, चलो कोई नहीं, हो जाता है भाई। मैंने बोला ना मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, इसलिए कोई हंसेगा नहीं, ठीक है। ये ऐसे बना लिया हमने। ऐसे थी, ऐसी बरियल थी कि नहीं थी, इस टाइप की थी। और आसपास ऐसे बड़े बड़े से स्टोन बोल्डर्स ऐसे रखे हुए थे, सर्कुलर फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में, है ना। ओके, हो जाता है, फंबल हो जाता है भाई, ऐसे हंसना नहीं चाहिए टीचर पे। ओके, द बिग स्टोन्स और द स्टोन बोल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ। वो जो बड़े बड़े पत्थर हैं इनको क्या बोलते हैं, मेगालिथ। यूजुअली मतलब अगर हम देखें तो मेगालिथ का मतलब ही ये होता है कि बड़े पत्थर। ओके, मेगा, कोई मेघा नहीं, मेघा किसी का नाम नहीं ले रही मैं, मेघा बोल रही हूँ। ओके, विच वर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल एंड वर यूज्ड टू मार्क बरियल साइट। क्या जरूरत है बड़े बड़े पत्थर रखने की, क्यों मेहनत करने की जरूरत है इतने हैवी पत्थर उठाने की, इससे अच्छा भाई सो जाओ घर में जाके। नहीं, ऐसा इसीलिए ये जरूरी रहता था ताकि पता चल जाए कि भाई इस एरिया में क्या है, इस एरिया में डेड बॉडी है, क्या है भाई, इस एरिया में डेड बॉडी है। अब कोई जाएगा, चलो घूमते हुए चलते हैं यार, चलो चलो चलो, बढ़िया पिकनिक मनाएंगे। अरे यहाँ तो पत्थर ऐसे रखे सर्कुलर फॉर्म में से गोल गोल, किसी को दफनाया है यार, यहाँ से हटो हटो हटो, ये तो डेड बॉडी किसी की, यहाँ पे जरूर किसी को दफनाया होगा। तो पता चल जाता था कि ये बरियल साइट है। आया समझ में, इसीलिए ऐसा किया जाता था। The practice of erecting megaliths began about 3000 years ago and was prevalent throughout the Deccan, South India, in the Northeast and Kashmir। ये जो प्रैक्टिस है, मतलब ये जो तरीका अपनाया गया, ये वाला जो स्टोन बोल्डर्स का, ये कब था, कब शुरू हुआ, ये स्टार्ट हुआ The practice of erecting megaliths began about 3000 years ago and was prevalent throughout the Deccan, South India, in the Northeast and Kashmir। कब हुआ भाई, मतलब ये शुरू कब हुआ, 3000 years ago। और ये प्रिवेलेंट का मतलब होता है प्रचलित, जैसे हम बोलते हैं ट्रेंड में क्या चल रहा है, तो प्रिवेलेंट का मतलब होता है प्रचलित। दैट मीन्स कोई चीज ट्रेंड में चल रही है कि भाई ये अगर ऐसा हो रहा है तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो ये कहाँ प्रिवेलेंट हुआ, कहाँ का ये यूज हुआ, ये डेक्कन में, साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में। Some of the megaliths can be seen on the surface, other megalithic burial are often underground। कुछ मेगालिथ कैसे देखी जाती थी, सरफेस में। सरफेस मतलब जैसे जमीन है ऐसे दिख जाएगा हमें कि यहाँ पे कुछ है, मतलब इस टाइप का, ऊपर सरफेस में, मतलब अर्थ है ये, मतलब लैंड है, ये लैंड कह लेती हूँ मैं, इसको लिख देती हूँ लैंड। तो कुछ लैंड के ऊपर ऐसे दिख जाएगी, कुछ अंदर बनी बीनीथ। तो ये क्या है, कुछ इस टाइप के दिखते थे। कैसे दिखते थे कुछ मेगालिथ्स। Some
of the megalith can be seen on the surface. Other megalithic burials are often underground. और अदर जो मेगालिथ थी वो अंडरग्राउंड बरी रहती थी। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं। हम क्या देख रहे हैं, ये साइलेंट प्रहरी हमसे क्या कह रहे हैं, तो ये साइलेंट प्रहरी हमें बता रहे हैं कि कैसे किसी को बरी जब करा जाता है तो मार्क करने के लिए कि भाई हाँ यहाँ पे तो किसी को दफनाया गया है, कोई पिकनिक मनाने ना आ जाए, कोई यहाँ पे वही पेड़ लगाने ना आ जाए खोद के, तो बेटर है यहाँ पे पत्थर ऐसे बिछा दो सर्कुलर फॉर्म में, बड़े बड़े पत्थर, तो पता चल जाएगा किसी को यहाँ पे दफनाया गया है। आया समझ में? ओके। और फिर हमने क्या देखा, ये प्रिविलेंट मतलब कहाँ कहाँ ये तरीका अपनाया जाता था, डेक्कन में, साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर में। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? ओके चलो। और हमने ये भी देखा था कि कुछ कैसी रहती थी, अर्थ के सरफेस में, और कुछ अंडरग्राउंड। Archaeologists often find that a circle of stone boulders or a single large stone standing on the ground are the only indications of burial. Archaeologists ये भी मतलब देखते हैं, often find that a circle of stone boulders or a single large stone standing, मतलब देखो एक ऐसा मिल जाएगा इस तरीके की, भाई यहाँ पे दफनाया गया है, ऐसा लिखा नहीं रहता 1985 टू, मतलब मैं अभी का बता रही हूँ, अपन ऐसे देखते हैं इस टाइप का कुछ लिखा रहता है, ऐसे इरेक्टेड ऐसे स्टोन्स रहते हैं, तो हमें पता चल जाता है, जैसे हम क्रिश्चियन वगैरह का देखते हैं कि भाई हाँ यहाँ किसी को दफनाया गया। और एक तो ऐसा ही है, ये जो मैंने बताई दी आपको इस टाइप का रहता है सर्कुलर फॉर्म में, एक ऐसा और एक इस तरीके से। तो ये क्या बताते हैं कि किसी की बॉडी है, डेड बॉडी को यहाँ पे दफनाया गया है। Archaeologists often find that a circle of stone boulders or a single large stone standing on the ground are the only indications of burial. ये क्या है, यही एक बता रहे हैं कि भाई ये only indication है कि burial के। तो archaeologists often find that a circle of stone boulders, circle मिलेंगे जैसे मैं कह रही हूँ, और a single large stone, क्या मिलेगा, single large stone, ठीक है, single large stone मिलेगा कैसा, इस तरीके का। आया समझ में? कोई confusion, दिक्कत तो नहीं? The burials have some common features as that were buried with distinctive spots which are called black and red ware. Tools and weapons of the iron and sometimes skeletons of horses, horse equipments and ornaments of stone and gold are also found. क्या क्या खास बात, अभी तो हमने ये देख लिया कि भाई इस तरीके से दफनाते थे, या तो इरेक्टेड ऐसे पत्थर रखते थे, या तो ऐसे राउंड एंड राउंड रखा जाता था, भाई ठीक है ओके। और क्या देखा हमने, और ये भी देखा हमने, The burials have some common features as the dead were buried with distinctive spots. जो burials है उनके common feature क्या रहते थे कि भाई जो dead है उनको अलग अलग मतलब थोड़े से different type के pots के साथ bury किया जाता था, रखा जाता था। pot कैसे, किस type के pot थे भाई, black और red ware, बड़ी अलग अनोखे type के black और red ware pot. Tools and weapons of iron and sometimes skeleton of horses, horse equipment and ornaments of stone and gold are also found. भाई जो tools और weapon है, tools और weapon भी मिले जाते हैं, tools, weapon, iron और कुछ कई बार skeleton of horses, हॉर्स इक्विपमेंट्स और ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड आर ऑल्सो फाउंड। मतलब बहुत सारी चीजें मिलती थी, ऑर्नामेंट्स मिल गए है ना, गहने वगैरह गोल्ड स्टोन के, टूल्स मिल गए, इक्विपमेंट मिल गए आयरन वाले, या स्केलेटन मिल गए हॉर्स के इक्विपमेंट मिल गए, तो काफी सारी चीजें यहाँ मिलती थी। ब्लैक एंड रेड वेयर पॉट मिलते थे, ये सारी चीजें भी इन बरियल साइट के साथ इनके साथ मिलती थी। आया समझ में? क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ क्या रहे हैं, ये पता है ना, पढ़ क्या रहे हैं, भूल तो नहीं गए, पता चले पता ही नहीं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़े, चल क्वेश्चन नंबर 20। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, देखते हैं। हाउ आर पीपल डिस्क्राइब इन द ऋग्वेद। पीपल को कैसे डिस्क्राइब किया जाता था ऋग्वेदिक पीरियड में, ये जरा देखें तो हम, याद है कैसे, कुछ याद आ रहा है हमको, उनको विश जना ऐसा कुछ बोलते थे, पुरु जना पुरु विश, है ना, विश और जना। हम कौन सा दो टर्म यूज करते थे, हम विश और जना, ऐसा कुछ टर्म यूज करते थे। यहां देखते क्या कह रहे हैं। In the Rigveda, there are two groups who are described in terms of their work. The priests, sometimes called Brahmins, who perform various rituals, and the Rajas. दो लोगों का बड़ा बोलबाला था। कौन थे वो दो लोग, उनमें अगर मैं यहाँ से ऐसे येलो येलो उनको हाईलाइट कर दूं तो एक भाई प्रीस्ट थे जिनको ब्राह्मण भी कहा जाता है, और राजा, मतलब ये लोग क्या थे, बड़े ही इंपॉर्टेंट फिगर थे। इन द ऋग्वेद देयर आर टू ग्रुप्स
who are described in the terms of their work. Sometimes ब्राह्मण जो भाई परफॉर्म करते थे रिचुअल, मतलब जो रिचुअल वगैरह विधिवत पूजा वगैरह ये सारे करवाने का काम पंडित ब्राह्मण ही करते हैं. पंडित को हम क्या बोलते हैं? ब्राह्मण बोलते हैं, ब्राह्मण बोलते हैं, है ना, यही बोलते हैं ना. और राजास, उनकी भी एक अच्छी इंपॉर्टेंस रहती थी, मतलब उनके वर्क के अकॉर्डिंग उनकी एक वैल्यू रहती थी सोसाइटी में. At that time, Rajas did not have capital cities, palaces or armies, nor did they collect taxes. Generally, sons did not automatically succeed fathers as Rajas. ये भी हमने देखा था कि कई बार तो ये भी होता था कि राजा did not have capital city. मतलब यहाँ पे ऐसा देखा जाता था कि जो आजकल के हम राजा, मतलब जो बात के राजा के बारे में आप पढ़ेंगे, जो आएंगे जनपद महाजनपद जब बनते हैं उसके बाद और भी राजा आते हैं, जैसे हम आगे आप पढ़ेंगे, अभी तो आप इस चैप्टर में आगे जो भी देखेंगे तो और राजा आएंगे, किंगडम्स बनेंगे, एम्पायर बनेंगे, तब आपको यही पता चलेगा कि बड़े बड़े महल होते हैं, किंगडम होते हैं, आर्मी होती है ना, और साथ में क्या क्या होता है, टैक्स वगैरह भी लगाते हैं. तो ये होता था. बट इस टाइम पे जो ऋग्वेदिक पीरियड का टाइम हम देख रहे हैं ना, यहाँ पे ना रेगुलर आर्मी थी, राजा के कोई महल वहल भी नहीं थे, ना राजा कोई टैक्स वगैरह लगाने का काम करता था, और कोई इनकी आर्मी या कैपिटल सिटी नहीं थी. और यूजुअली क्या होता है राजा महाराजा में, यही होता है ना कि अगर राजा जो है, ठीक है राजा है, तो उसका बेटा भी राजा बनेगा, बेटा ही राजा बनेगा, और बेटे का बेटा ही राजा बनेगा, कोई तीसरा नहीं आ सकता. वो बात और है कि किसी ने युद्ध में हरा दिया, अटैक कर दिया, तो दूसरा राजा बन गया, तो राजा का राजा ही फिर भी बेटा बनेगा, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा. बट यहाँ पे ऐसा नहीं चलता था. यहाँ पे क्या था, ऐसा कुछ भी नहीं था. सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर्स एज राजा. सन मतलब ऐसे ऑटोमेटिकली सक्सीड नहीं कर सकते थे किसको, एज अ राजा, अपने मतलब पापा को कि भाई मेरे पापा राजा हैं तो मैं भी बनूंगा, तो ऐसा नहीं होता था. इन द ऋग्वेद, to describe the people or the community as a whole, the words jana and wish were used. अगर पीपल को डिस्क्राइब करना है, किसी को डिस्क्राइब करना है, तो कौन से वर्ड यूज होते थे? जो वर्ड यूज होते थे वो होता था जना एंड विश. कौन सा वर्ड यूज होते थे? जना और विश. विश और जना वर्ड यूज होता था. अगर किसे डिस्क्राइब करना है हमें, कम्युनिटी एज अ होल, हमें बताने की भाई ये कम्युनिटी है, उसको पूरा हमें बताने की पूरी होल है, कोई कम्युनिटी है या सब साथ में ऐसे करके, तो हम उनको क्या बोलते हैं? हम उनको जन करके और विश करके क्या करते? डिनोट करते. आया समझ में? आगे बढ़े. Several wish or jana are mentioned. For example, the Purujan or wish, the Bharatjan or wish, the Yadujan or wish, and so on. जैसे एग्जाम्पल कैसे बता रहे हैं? Several wish और jana are mentioned. बहुत से विश और जन क्या है? मेंशन है. एग्जाम्पल के तौर पे हम समझे तो एग्जाम्पल क्या क्या है? फॉर एग्जाम्पल, द पुरुजन और विश, द भारतजन और विश, द यदुजन और विश, एंड सो ऑन. मतलब ये सब क्या है? ये मतलब बता रहे हैं कि भाई हाँ, ये इस तरीके से डिनोट किया जाता था. पुरुजन बोलो या पुरुविश बोलो, भारतजन बोलो या भारतविश बोलो, इस तरीके से. आया समझ में? The people who compose the hymns describes themselves as Aryas and call their opponents as Dasas or Dasyus. जो भाई पीपल, जो लोग थे, जो भजन हाइम्स को क्या करते थे? हाइम्स को डिस्क्राइब करते थे, मतलब बनाते थे, खुद को क्या कहते थे कि भाई हम आर्य हैं. जो हाइम्स को कंपोज करने का काम करते थे वो खुद को कहते थे कि हम आर्य हैं. मतलब सोसाइटी में उनका नाम था, वो सेक्रीफाइस परफॉर्म कर सकते थे. और जो दूसरे हैं, जो ओपोनेंट है, जिनका लोअर लेवल है, उनको क्या बोलते थे? अपने अपोनेंट को बोलते थे दास और दास्युस, जिसको हम स्लेव, बाद में जाके जिसका मतलब स्लेव हुआ. याद करो, दास का फेमिनाइन क्या है? दासी. देखा था ना हमने. तो यही सब उस टाइम पे इस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता था ऋग्वेदिक पीरियड में. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो क्या कर दो, फटाफट से भाई लाइक का बटन दबा दीजिए. ठीक है, लाइक का बटन दबा दीजिए. ओके. सो इसी के साथ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बड़े ही धमाकेदार तरीके से एंड होते हैं. बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास थे, जरूरी था, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से पहले पढ़ने के काम आते हैं. तो आपको क्या करना है? आपको भी मैं पहले ही बोल रही हूँ कि शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, जो कि मुझे पता चलेगा ना कि आपको भाई सही लगा कि नहीं लगा, कैसा लगा, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा. इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है. अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं. ई नोट्स और
ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड है, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल हैं। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।